वीडियो बंद कर लें या यूट्यूब पे चले जाएं, लेट के देख सकते हैं। यहाँ पे सारे लोग एकदम ड्रेस्ड कोड में नंबर 1 लोग ही यहाँ पे रहेंगे, तो अच्छा लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस में जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बिल्कुल ही रियल सेलिब्रिटी की इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे कोई फिल्मी कहानी नहीं होगी। जो आदमी यहाँ पे अपनी रियल स्टोरी के साथ सक्सेस लेता है वही रियल हीरो होता है, असली हीरो होता है। अब हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम, जिनके टीम में दोस्तों सैकड़ों ऑडी, BMW, जगुआर, रेंज रोवर हैं, जिनके टीम में बहुत सेलिब्रिटीज हैं, जिनके टीम में कामयाबी एक एग्जाम्पल है और हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं। उनमें मैं भी शामिल हूं। दोस्तों, हेल्प मी टू वेलकम जिन्होंने फोर्ब्स के मैगजीन तक का सफर शुरुआत किया, जो आज एक आइकॉन है इस MLM में, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए सप्ताह का चेक बना के दिखाया। तो हेल्प मी टू वेलकम, जोरदार तालियों के साथ कॉल करते हैं महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल जी के लिए। जोरदार तालियों होनी चाहिए। वेलकम महागुरु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी महागुरु। और अब मैं सारे लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा और सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज सवेरे 5:31 पे पूरा का पूरा पैनल फुल करके दिखाया आप लोगों ने। और डेली आप फुल कर रहे हैं, लेकिन आज तो 1 ही मिनट में पैनल को फुल किया। तो मैं इसके लिए मैं चाहता हूं आप सबके लिए एक ऊपर हाथ करके बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां। बहुत शुभकामनाएं। दूसरा दोस्तों, आज हम सारे के सारे बहुत लकी हैं। जिस पर्सनालिटी से आज हम मिलने जा रहे हैं उनके बारे में जरूर 2-3 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि मोस्ट हम्बल और डाउन टू अर्थ लीडर है। मतलब मेरी पूरी 48 लाख लोगों की टीम में सबसे ज्यादा अगर हम्बल और डाउन टू अर्थ अगर कोई लीडर है तो परशुराम जी हैं, और आज हमारे बीच में है। मास्टर ऑफ बेसिक्स, इन्होंने बेसिक को करना, बेसिक काम करना, मतलब अपने ड्रीम बार बार सेट करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ये बेसिक काम करना इनका मतलब शौक रहा है। और बेसिक कर करके इनके साथ में इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में आगे लेके गए हैं। और मास्टर ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज लेने में हमेशा विश्वास रखते हैं, डेली बुक पढ़ते रहते हैं, हमेशा ऑडियो वीडियो सुनते रहते हैं। और मास्टर ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप, अपनी जो माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप चला के बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपनी टीम में ट्रेंड किया है। और स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, ये ऊपर वाले को मानते हैं और ऊपर वाले ने इनको क्षमता दी है, उन सारी चीजों को ये समझते हैं, मानते हैं। और मोस्ट केयरिंग पर्सन फॉर द टीम, अपनी टीम के चुन के जिनका अब इनकी टीम में जो भी लोग आए उनको चुन के इनके साथ में उनको सफल बनाया है। मैक्सिमम लोग यहाँ जिनकी टीम में डायमंड है और हमेशा जेंटल लैंग्वेज यूज करते हैं। और मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में एक लेजेंड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और सबसे ज्यादा बात मैंने इनकी जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि इनका विजन बहुत बड़ा है। ये कभी भी करोड़ों से कम की टीम बनाने के बारे में सोचते नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बारे में सोचते हैं। और एक बात और इनकी बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर कमिटमेंट देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में, बिजनेस में, क्योंकि कमिटमेंट लगता है, सबको मालूम है, बगैर प्लान दिखाए कोई रिजल्ट नहीं आते हैं। तो कमिटमेंट की बात आए तो सबसे ज्यादा मोस्ट कमिटेड लीडर हमारे बीच में है और उसका कोई और नाम नहीं है, परशुराम जी हैं। और आज हम उनको सुनना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि परशुराम जी के लिए ऊपर हाथ खड़ा करके बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं सारे के सारे। वेलकम आवर ग्रेट क्राउन लीडर, वुड बी क्राउन एम्बेसडर मिस्टर परशुराम जी। बहुत जोरदार तालियां। स्वागत है परशुराम जी आपका। वेलकम। वेलकम परशुराम जी, वेलकम, स्वागत है आपका परशुराम जी। आई एम प्राउड ऑफ यू टाइगर। स्वागत है सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम, नाउ स्टेज इज योर्स। वेलकम परशुराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने महागुरु जी आदरणीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर के चरणों में प्रणाम करता हूं और अपने सीनियर लीडर जो हमसे उम्र में भी सीनियर, अनुभव में भी सीनियर हैं और बहुत ग्रेट लीडर PR चौधरी सर को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, सर का बहुत ऐसा स्वभाव है, वो सबका ऐसे स्वभाव और बिजनेस का भी ऐसे स्वभाव है कि आम से खास बनाते हैं। जो भी कुछ आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं वहां तक पहुंचाने में आपका हाथ है, और सिस्टम का हाथ है, और कंपनी का हाथ है। और आप सभी को मैं दिल से बधाई
इस बात से देना चाहूंगा कि जो चीज ने हमको दिया और यहाँ तक पहुंचाया वही चीज आप सभी को मिला हुआ है। इस बात के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज आप यहाँ हैं, कल आप वहां होंगे, सभी लोग होंगे जो आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी लोग वहां पे होंगे। तो आज मुझे कुछ बातचीत करने का मौका मिला है। मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरा अर्थ है कि मेरा निजी इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि निजी मेरा तब था इस बिजनेस में जुड़ने से पहले, वो मैं था। मगर उससे पहले मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें जुड़ चुकी हैं। तो जो चीजें बाहर से जुड़ी हैं वो मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ जो मैं लेके पैदा हुआ है। तो बाहर से चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये बिजनेस भी सब लोगों ने दिया है, ये ट्रेनिंग भी सब लोगों ने दिया है, ये अचीवमेंट भी सब लोगों ने दिया है, ये सक्सेस भी सब लोगों ने दिया है। तो कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, सब लोग कैसे हमको दिए, और वही सारी चीजें आपको कैसे देने वाले हैं, कैसे आपको मिलने वाला है, उन्हीं बातों को मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो सर परमिशन है, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। प्लीज प्लीज। वेलकम वेलकम सर। तो पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार। वेलकम सर। और हम बात करेंगे प्रचुरता का सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि पूरी वैश्विक महामारी में है, खासकर भारत इस समय पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पेंडेमिक का शिकार है, बहुत सारी दिक्कतें, चारों तरफ सब कुछ बंद है। प्रचुरता का सिद्धांत ये बताता है कि इस दुनिया में कभी भी कोई चीजें कभी अभाव नहीं रहता है। अभाव नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं होती है, प्रचुर मात्रा में सभी चीजें हैं। बस हमको लगता है कि अब रास्ते बंद हो गए, कुछ है नहीं, लेकिन बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ सब कुछ है। सब कुछ का मतलब सब कुछ है यहाँ, यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है इस संसार में। तो ऐसे ही इस समय पेंडेमिक में भी आप देखिए, हम लोग सोचते थे कि मीटिंग कैसे होगा, तो जूम ऐप के माध्यम से, बल्कि पहले से बेहतर तरीके से घर बैठे हम मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं, बल्कि उनको भी सुन पा रहे हैं जो हमारे अपलाइन में नहीं है ना। और इस बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप देखिएगा ऑफलाइन जितना बिजनेस होता था उससे कई गुना ज्यादा बिजनेस होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग से और ऑनलाइन मार्केटिंग से। बहुत सारे लीडर जो इतिहास बनाना शुरू कर दिए हैं, और आप में से भी बहुत सारे लीडर इतिहास बना रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी आप सभी लोग इतिहास बनाएंगे और वह काम करके दिखाएंगे जो काम आज तक अभी तक नहीं हुआ है। तो कहीं से भी ये बात नहीं है कि कोई अभाव है, कोई रुकावटें हैं, बल्कि सच ये है कि इतना पर्याप्त मात्रा में प्रोस्पेक्ट है, पैसे हैं, अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, बस सिर्फ खोजने की बात रहती है, सभी चीजें पर्याप्त हैं। उससे पहले मैं बात करूं, सबसे पहले हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं कि हम सभी लोग भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी में हम सभी लोग काम करते हैं। तो मैं सभी डायरेक्टर्स को हम सभी लोग प्रणाम करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जैसे आप जैसे आम लोग भी सपना देख सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथ साथ इस देश का सबसे जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम अगर कोई है तो वह सक्सेस अवार्ड सिस्टम, उसके को फाउंडर सर हमारे बीच में है, जो डायरेक्ट आप सभी को आशीर्वाद मिल रहा है, तो आप सभी का परम सौभाग्य है। तो ये जो दो चीजें हमारे आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये कि डायरेक्ट सेलिंग में होना, और डायरेक्ट सेलिंग में भी सेफ शॉप में होना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसके साथ साथ ये जो व्हीकल है सेफ शॉप का, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का, इसको ड्राइव कैसे करना है, इसको ड्राइव करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए। तो सक्सेस अवार्ड सिस्टम इस देश का टॉप एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं मिल सकता है। और हम सभी को ड्राइव करने के जो हमारे मेंटर हैं वो आप सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को नैया पार कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को, आम आदमी को करोड़पति तक सफर तय करा चुके हैं। उसमें हाउस वाइफ हो, उसमें स्टूडेंट है, उसमें प्राइवेट जॉब है, उसमें गवर्नमेंट जॉब है, उसमें लो प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल, हर तरह लोगों को कुछ मैटर नहीं करता कि आप कहां से हैं। बहुत लोगों का बेड़ा पार करा चुके हैं और अगला नंबर सर लोगों ने आपको लगाया हुआ है। मुझे पूरा भरोसा बहुत जल्दी आप भी उसी डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे, क्योंकि आप भी उसी कश्ती पे सवार हैं और ड्राइवर भी वही है। बस आप सिस्टम को सिर्फ फॉलो करिएगा। तो हम सभी लोग बहुत बहुत लकी हैं कि ऐसे मेंटर और ऐसी कंपनी, ऐसे सिस्टम हम सभी को मिले हुए हैं। मैं अपनी बात करूंगा कि ये मुझे कैसे मिला, ये अपॉर्चुनिटी सिस्टम मुझे कैसे मिला। मेरा नाम परशुराम है, गोरखपुर का रहने वाला हूं मैं, और पुलिस विभाग में मैंने कुछ तस्वीरें बयां करेंगी और मैं उसी पे बात करूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले फोटो लगा है, आप देखिए मैं पास आउट किया हूँ, जहां पे वहां पे डीआईजी या डीजी वगैरह पास आउट में आए हुए थे। तो मैं पुलिस, यूपी पुलिस का मैं कांस्टेबल था और हमारी रोजी रोटी ऐसी चल रही थी। हमारे परिवार में 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। मम्मी है, बाबा हमारे पिछले साल एक्सपायर हो गए और पापा भी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ, 4 बहनों में भी सबसे बड़ा मैं हूँ।
तो मैं 10+2 कर ही रहा था। 10+2 के बाद ही मैं तत्काल नौकरी में चला गया, सरकारी नौकरी में मैं कांस्टेबल बन गया। जीविका हमारा लगा, खासकर गरीब परिवार में कोई सरकारी नौकरी पाता तो लगता कि बड़ा बड़ा अचीवमेंट है, तो घर में बहुत सारी खुशियां रही, लेकिन बहुत सारा उठा फटक रहा। नौकरी के दौरान बहुत सारा मैं बाहर हो गया नौकरी से, और फिर नौकरी मैंने ज्वाइन किया। नौकरी से मैं किसी कारण से बाहर हो गया, और फिर उस बीच में खाली हो गया था। तो खाली होने के लिए आदमी कोई ना कोई काम करता है, तो मैं प्राइवेट काम की तलाश कर रहा था, और प्राइवेट काम करते करते मैं दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से फिर मैं आगरा पहुंचा, और आगरा जब मैं पहुंचा तो मैं काम ढूंढ रहा था, और काम मुझे इस शेप शॉप वाले मुझे ढूंढ रहे थे। मैं काम ढूंढ रहा था, इस शेप शॉप वाले मुझे ढूंढ रहे थे, और इन्होंने मुझे एक चौराहा पे मुझे प्लान दिखा दिया, और इस बिजनेस में इस तरीके से मैं इसमें आगमन हुआ। हर आदमी इसी तरीके से, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है, ऐसे ही कोई इस बिजनेस में जुड़ता है। बहुत बड़े वजह के साथ, बहुत अवेयरनेस के साथ बहुत कम लोग जुड़ते हैं। सभी ऐसे मतलब संयोग से जुड़ जाता है, कोई प्यार से जुड़ जाता है, कोई मजबूरी में जुड़ जाता है, बस आ जाता है। मैं भी ऐसे ही आ गया। तो ये आने के बाद, हालांकि बाद में फिर नौकरी हमको मिल गई, फिर नौकरी भी हम दोबारा ज्वाइन कर लिए। फिर नौकरी करके हमने 3 साल फिर बाद में हम नौकरी किए भी बाद में जाके। आप साइड में एक फोटो देखेंगे, उसके बाद तो फिर हमने अपना काम करना शुरू किया। तो ऐसे हमारी बीच में हम टाई लगाए हुए हैं, तो वो छोटी सी टीम जो हमारे साथी थे, अपने लिस्ट पे हमने प्लान दिखाना शुरू किया। तो 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जुड़े। देखिए उसमें सब यंगस्टर लड़के हैं, और उन यंगस्टर लड़कों को देख के जो प्लान दिखाएंगे, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि ये लड़के इतने आगे जा सकते हैं, ये कभी क्राउन बन सकते हैं, ये कभी अपना खुद का रेंज रोवर ड्राइव करेंगे। ये सोच की बात है। जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो सच बताएं तो आप माइनॉरिटी में होते हैं। प्लान दिखाने वाला माइनॉरिटी में होता है, और प्लान देखने वाले मेजोरिटी में होते हैं। और प्लान देखने वाले मेजोरिटी वाले वो नकारात्मक ज्यादा होते हैं, ना वाले ज्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है ना वाले की संख्या। और आपका जो विजन मिशन बताने वाला व्यक्ति है वो माइनॉरिटी में होता है। हो सकता है आज वो मेजोरिटी में, आप माइनॉरिटी में हो, बहुत जल्दी वक्त बदल जाता है कि आप मेजोरिटी में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वही लड़का काम करना शुरू किया, और वो डायमंड शिप का सफर हासिल किया, जो आप सफेद ड्रेस में देख रहे होंगे, सफेद सूट में। तो मैं इस बिजनेस में डायमंड बना। शुरुआती दिनों में मैंने 1 साल तक काम किया, कोई खास रिजल्ट नहीं आया। 1 साल में मुश्किल से 2 लोगों की टीम बना पाया था। दूसरे और तीसरे साल में मेरी थोड़ी प्रगति हुई। चौथे और 5वें जाते जाते मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया था। उसके बाद से फिर डायमंड बना, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, और बीनस और मरकरी और क्राउन लेवल पे हूँ। हमारी टीम में 2 लोग अभी क्राउन के बहुत नियरेस्ट हैं, 2 क्राउन बन जाएंगे। और मैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, कुछ बिजनेस बोलूँ कम है, जो मैं क्राउन एम्बेसडर अभी बन जाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने एक सिपाही से और एक आम आदमी से, गांव से धीरे से निकल के मैं क्राउन तक का मैंने अभी तक सफर तय किया। अचीवमेंट की बात करें कि मैंने बताया हम 4 भाई 4 बहन, हमारे पास खेती वगैरह कुछ कुछ था नहीं, आप बहुत गरीब परिवार में थे। उस परिवार में घर मकान जायदाद जो भी है सब कुछ मैंने अचीव किया। और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सिर्फ आदमी बाकी तस्वीरों को दिखा नहीं सकता है। तो ये कुछ हमारे पास अचीवमेंट है जो बाहरी आपको दिख रहे हैं। एक तो क्राउन है, दूसरा हम इस बिजनेस में एक अच्छे लोग की संगत मिला, जहाँ पे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाने का मौका मिला, जिनको सुनना देखना बड़ी उपलब्धि रही हमारे लिए। तो इन सबसे तो हम बहुत दूर हुआ करते थे, ये भी एक उपलब्धि में हमारे है। और अचीवमेंट के देखिए जहाँ पे गाड़ियां हैं, एक गाड़ी रेंज रोवर स्पोर्ट है। अब रेंज रोवर बहुत कम लोग चलाते हैं, उसमें भी लोग कोई डिस्कवरी चलाता है, तो कोई नीचे वाले रेंज में चलाता है, कोई यॉक चलाता है। लेकिन रेंज रोवर स्पोर्ट गाड़ी आप किसी शहर में 1 या 2, बड़े बड़े शहरों में 1 या 2 पाएंगे, शायद पाएंगे भी नहीं। तो ऐसी एक गाड़ी है जो एक आम आदमी को, हमने इस बिजनेस को खरीदा। 1.25 करोड़ की गाड़ी है। उसके बाद फॉर्च्यूनर पहले से हमारे पास थी, फिर हार्ले डेविडसन हमारे पास है, बाकी ये हमारी रॉयल, ये इतनी तो सिर्फ मैंने गाड़ियों को ले रखा है अभी तक। बाकी अब इसका अगर आप प्राइस जोड़ेंगे तो लगभग में 2 करोड़ के आसपास सिर्फ गाड़ियां चली जाएंगी। और ये पिछले लॉकडाउन में अभी लिया गया इसमें वो रेंज रोवर। तो ये बिजनेस कहाँ पहुंचा सकता है, देखिए ऐसे आप सोचेंगे तो आदमी पता नहीं कहाँ जा सकता है, तुलनात्मक रूप से देखेंगे। लेकिन हमेशा मैं अपने आप को देखता हूँ ना कि सिपाही आदमी, इसमें तो रॉयल एनफील्ड बुलेट ले लो, बड़ी बात है, वो हार्ले डेविडसन क्यों लेगा, कब ले पाएगा वो। तो वहां से अगर आप सक्सेस देखेंगे तो मेरे जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि शांति जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिला है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो चीजें मुझे मिला है यही सभी चीजें आपको भी मिलने वाली हैं। तो आप सभी लोग के लिए ड्रीम हो सकता है। तो आप सभी लोग अपने आप को आज कहाँ पे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे कहाँ देख पा रहे हैं, यकीनन आप वहां पहुंच सकते हैं। और उसका प्रैक्टिकल एग्जामन मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और बहुत सारे लीडर्स इस जूम मीटिंग में भी हैं जो इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं। तो अगर बहुत सारे लोग कर चुके हैं तो अगला नंबर आपका भी आ सकता है।
तो आप देख सकते हैं इस बिजनेस की पावर क्या है कि कहां से जर्नी तय होती है और आदमी कहां तक पहुंच जाता है। तो मतलब अद्वितीय है आपके जीवन में। सबसे बढ़िया अगर कोई काम मिला है आपके जीवन में भगवान की तरफ, सबसे बड़ा तोहफा अगर कुछ मिला है तो यही मिला है जो आप सभी को मिल चुका है। इससे बड़ा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसको आप लोग स्वीकार करिए, प्रणाम करिए और इसकी वैल्यू को समझिए। आप अगर घर बैठे लिंक मिल जाता है, आपको अपलाइन फोन करती है, जो भी चीज आपको बताए, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको महत्व देना आप सभी को। और महत्व आदमी तब दे पाता जैसे मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो मैं अपने हिसाब से महत्व दूंगा, कोई नया नया जुड़ा हुआ अपने हिसाब से महत्व देगा। तो जो जैसे जैसे जिसकी समझ बढ़ती जाएगी उसका लेवल रिकॉग्निशन बढ़ता जाएगा, वैसे वो इस बिजनेस को या अपलाइन की बातों को महत्व देना, महत्व का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक छोटी सी जर्नी मैंने कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। मैंने इसमें किया क्या है, अब उस पर हम चलते हैं। जैसे ये जो लेवल है ये कैसे मिलता है आपको, आप कैसे पा सकते हैं। तो पाने के लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे एक बात लिखा, हाथ में एप्पल या लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट का लेने से कोई स्टीव जॉब या बिल गेट्स नहीं हो जाता है ना। आप समझिए बात को कि हाथ में एप्पल या लैपटॉप, तो ये बिजनेस तो सबको मिल जाता है यकीनन। अब यहाँ पे PR चौधरी साहब है, उनको भी मिला, वो भी आर्मी से हैं। हम सभी के महागुरु जो इंडिया के मतलब उनसे बड़े लीडर मैंने आज तक देखे रहे, श्रीमान नरसिंहवाल साहब है, उनको यही चीज मिला हुआ था। तो हम लोग तीनों लोग फोर्स से हैं। हम लोग एकेडमिक एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं, हम टेक्निकल एजुकेशन हमारा नहीं है बहुत ज्यादा, इस तरह का हमारी माइंड सेट ही नहीं है। लेकिन ये बिजनेस भी ऐसे ही है। तो मिल तो सबको जाता है, लेकिन सबको मिल जाने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता। मिलता सबको है, ये इसकी खूबसूरती है। लेकिन एप्पल लैपटॉप पा जाने से कोई स्टीव जॉब या माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन जाता। उसके लिए कुछ करना होता है, तब वो स्टीव जॉब कोई बन जाता है, या कोई गूगल बन जाता है, या कोई कुछ और बन जाता है। इस बिजनेस में सेफ साहब को मिल गया है तो बढ़िया बात है, लेकिन कुछ करना है आपको। ये हम सभी लोग आगे शेयर करेंगे। तो ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसको कहा नहीं जा सकता कि कितना बड़ा है, ये शब्दों में नहीं कहा सकता है। सच्चे की इतनी सी गहराई में आप डूबते जाएंगे, आपको इस गहराई का अंदाजा पता होता चलता जाएगा। तो जिस लेवल पे अभी आपको उतनी गहराई पर, थोड़ा और आगे जाएंगे तो पता चलेगा इतना गहरा है। अब हम देखेंगे इस बिजनेस को करना क्यों है। सबसे बड़ी बात, बिजनेस अच्छा, आप सभी लोग समझ में आया कि हाँ यार सेफ साहब बढ़िया है, सिस्टम अच्छा है, अपलाइन बढ़िया है और लोग यहाँ से कामयाबी ले भी रहे हैं। यहाँ भी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि आज आप एक नया व्यक्ति को सुने, शायद कल आप किसी और को सुने होंगे, शायद फिर आपने अपलाइन, डेली आप नए नए लोगों को सुनते जा रहे हैं। तो आपको ये बात तो पता चल ही गया होगा कि ये हर दिन प्रूव कर रहा है कि इसमें जिंदगी बदलता है। आज फिर प्रूव कर दिया कि जिंदगी बदलता है। तो इसका मतलब जिंदगी तो बदल रहा है, लेकिन सवाल अब यह है कि क्या सच में आपकी जिंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आपको इसे करने की आवश्यकता है भी या नहीं है कि वैसे ही दिया जाए। तो आपको यह आवश्यकता है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस बिजनेस को करना क्यों है। एक हम नया तरीके का एक वाजिब कारण ढूंढने का मैंने प्रयास किया है। बातें वही रहेंगी, तरीके अलग हो सकते हैं, है ना। तो आप अपने अपलाइन से उसके बारे में कंसल्ट भी आप कर सकते हैं कि इस बिजनेस को हम क्यों करें। एक स्लाइड है, आप देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए बाएं तरफ लिखा है एक अमीरी का चक्र है, दाहिने तरफ एक गरीबी का, ये दोनों एक चक्र है, ये चक्र है। और ये सिविल सर्विसेज में ये पढ़ाया भी जाता है उनको, है ना। तो ये चक्र को हम समझते हैं। जैसे मान लिया अमीरी का जो चक्र है, किसी व्यक्ति का जो चक्र है, हर आदमी एक रिसाइकिल सिर्फ दोहराव करता है। इस संसार में सिर्फ दोहराव होता है। जैसे मान लिया आप अमीरी के चक्र को देखते हैं तो किसी व्यक्ति, कोई अमीर आदमी है, उसका आय अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसके घर में शिक्षा का जो लेवल होगा वो हाई होगा, और उस घर में एक जो वातावरण एनवायरमेंट होगा, टोटल जो बच्चों का परवरिश, वो भी एनवायरमेंट बढ़िया होगा। तो ये क्या हो गया, अमीरी का चक्र, आय, शिक्षा और माहौल। ये जो एक बार चक्र अगर चल दिया अमीरी का, तो फिर वो चक्र अमीरी ही चलता चला जा रहा है। ये चक्र, आप भारत में इतने भी म्यूजिक घराने हैं, वो चक्र अगर उनके घर में एक बार घूमा तो पूरा घर म्यूजिशियन हुआ। अगर किसी नेताओं के घर चक्र घूमा तो पूरा घर वो नेताओं का हुआ। आप देखिए जुडिशरी में चक्र जहां घूमा तो जुडिशरी पे कुछ लोग का कब्जा है। नेताओं में, अगर उद्योगपतियों में चक्र जहां घूमा एक बार, वहां पे कब्जा है। आप सभी लोग समझ सकते हैं, हर बड़े बड़े वादों पे से रिसाइकिल हो रहा है। नया आदमी बहुत कम वहां प्रवेश पाता है, बहुत मुश्किल से प्रवेश पाता है। सिविल सर्विसेज में भी अगर चक्र घूमा है तो फिर वहां घूम रहा है, उनके बेटे फिर होते चले जाए। IITianों के आप देखेंगे तो होता चला जाए, डॉक्टर के घर देखेंगे तो डॉक्टर बनते चले जा रहे हैं। इसी तरह से इस बिजनेस में अगर कोई डायमंड के घर भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे उनके घर में भी ये समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो ये अमीरी का चक्र है। अब बाएं तरफ आएंगे, इससे नहीं चीज गरीबी का है। कोई व्यक्ति बहुत गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी है, उसकी आय बहुत कम है। अगर उसकी आय जब कम होगी
तो शिक्षा का लेवल भी बहुत डाउन होगा, माहौल भी बहुत डाउन होगा, और ये फिर वो गरीब हो जाएगा। यानी एक बच्चा जो पैदा हुआ वो जैसे अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है 30-40 साल का, तो एक चक्र हो जाता है। अब उस घर में तब तक एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसी का वो शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से रिसाइकिल चलता रहता है, अमीरी का भी और गरीबी का। इस चक्र को जब तक कोई एक घर में आपके तोड़ेगा नहीं, तब तक आपके घर में समृद्धि नहीं आ सकती है। तो किसी न किसी एक को तोड़ना होगा। उदाहरण के लिए इसी पैनल में हमें पीआर चौधरी साहब को और सीमा नरसिंहवाल साहब, दोनों लोग मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग परिवार से ही होंगे। बाकी बहुत ज्यादा मैं घर में इतना ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कोई फौज में है तो मध्यम वर्गीय परिवार से होगा, और मध्यम में भी अपर मिडिल क्लास में होगा और लोअर मिडिल क्लास में होगा, क्योंकि अपर मिडिल क्लास में तो कर्नल वगैरह हैं, वो बहुत हाई लेवल के अफसर हैं। तो लोअर मिडिल क्लास में है, तो ऐसे वहां पे एक चक्र इनका चल रहा था, कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी का तो चक्र बार बार रिसाइकिल हो रहा था। लेकिन आप सभी लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल किया कि मैं अपने घर के इस चक्र को एक बार तोड़ दूंगा, और आप लोग इसको तोड़ने में, जो तोड़ेगा उसको थोड़ा ताकत ज्यादा लगता है जो इनिशिएटिव लेगा, तो आप लोगों ने इस चक्र को एक बार तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं हम सभी के पथ प्रदर्शक आदरणीय सीमा नरसिंहवाल साहब को आप देख सकते हैं, उन्होंने इस चक्र को तोड़ दिया। आज उनके एक बेटा और बेटी आप देख सकते हैं, उन्होंने आय अपना बढ़ाया, शिक्षा का बड़ा माहौल बदला। आज आपके घर में देखिए लंदन से अंकुर पढ़ के आए हैं, और सिस्टर जो बेटी है वो भी शायद वो लंदन में ही है ना। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन ये चक्र घूम पड़ा है। अब अंकुर क्या गरीब होंगे, अब ये चक्र चल पड़ा है, अब ये बढ़ता ही जाएगा। सच कहूं तो एक्सपोनेंशियल होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, धन में धन होता है, जल में जल होता है, ये बढ़ता ही जाएगा। ऐसे कोई गरीब है तो फिर वो गरीब ही है, वो हट नहीं रहा। तो आप सभी लोग आप जो इस बिजनेस में जुड़े हैं, आपको बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको इस चक्र को तोड़ देना है। हो सकता है तोड़ने वाले को आपका ज्यादा मजा ना मिले, मगर आपके तप के, आपके संघर्षों से आपके परिवार में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मतलब वो परिवार बहुत अच्छे होने। यही उदाहरण मैं अपने ऊपर लागू करूंगा। मेरे जो आय था, मेरे पिताजी जो मजदूरी क्या करते थे, फिर धीरे धीरे मेरे बाबा जी मजदूरी क्या करते, वो रिसाइकिल मेरे पिताजी तक आया। फिर मेरे को तो चक्र पकड़ने ही वाला था, मुझे भी चक्रों पकड़ लिया था। लेकिन इस बिजनेस, मैंने कहा ना, ये सेफ साफ बिजनेस जिसके जिंदगी में जाए, ये क्या करा सकता है, क्या कारनामे करा देगा, ये कैसे जादुई काम कर जाता है, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए मैं फिर आपको बधाई देना चाहता हूं, यही अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है। तो मैं इस बिजनेस में आया, और ज्यादा दिन मुझे चक्र तोड़े अभी नहीं हुआ, मात्र अभी 11 साल हुआ मुझे इस बिजनेस में। और 11 साल में कहां से क्या पूरा काया पलट हो गया, कैसे पूरा परिवार बदल गया, गांव के लोग सभी लोग आश्चर्यचकित थे, कैसे हो सकता है। अब वो चक्र कैसे हुआ, अब आय हमारा जो बढ़ गया, तो मेरे जो भाई हैं वो सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका सोच बदल गया, उनका एनवायरमेंट बदल गया। अब ये रिसाइकिल बढ़ता चला जाएगा, अब ये अमीरी का एक बार चक्र होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक चक्र चलता है, और इसीलिए भारत सरकार इस चक्र को तोड़ने में लग जाती है। बहुत सारे आदिवासियों का चक्र आज भी चला रहा है, वो तोड़ ही नहीं पा रहे, वो मतलब वो मूल सुविधाओं से अलग है और सदा अलग रहेंगे। भारत कितना भी विकसित, यहाँ तक अमेरिका जो विकसित राष्ट्र है, वहां पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जंगलों में घूम रहे हैं, उसका रिसाइकिल टूट ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम सभी को इस चक्र को तोड़ देना है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है दुख और कष्ट, मैं एक्सप्लेन करूंगा। दुख और कष्ट हम लोग एक ही बात को जानते होंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गरीबी में कष्ट होता है, कष्ट मतलब शाश्वत होता है। कष्ट की परिभाषा यह है कि हमारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है, दवाइयां नहीं, यानी अभावों से जूझता हुआ व्यक्ति है, वहां पे कष्ट मिलता है। और कष्ट शाश्वत हो सकता है, कष्ट असली है। तो हम सभी को कष्ट से निकलना है। जब आदमी कष्ट से निकलता है तो वो अमीर बनता है, और अमीरी में दुख हो सकता है। दुख क्या है? दुख साइकोलॉजिकल है, कोई झूठ में भी दुखी हो सकता है। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक रस्सी पड़ा हुआ है और आप गलतफहमी, आपको लगा कि ये सर्प है, सांप है, तो आप दुखी हो गए, आपका धड़कन बढ़ गया। एक बाहर का आदमी आया, आपको टार्च जला के दिखाया और बताया कि नहीं है, तो जैसे ही टार्च बार आप देखिए तो रस्सी है, तो दुख आपका तत्काल खत्म हो गया। तो हमारा जो दुख है वो साइकोलॉजिकल है, वो ज्ञान से वो मिट सकता है, मगर ज्ञान से पेट नहीं भरेगा, ज्ञान से कार नहीं आएगी, ज्ञान से झोपड़ी नहीं मिटेगा, वो तो सिर्फ धन से आएगा, वो तो सिर्फ अमीरी से आएगी। तो हमारे जीवन में दो चरण होता है। हर आदमी जब पहले गरीब है तो उसको कष्ट मिलेगा। तो अमीर लोगों के पास क्या होता है? दुख हो सकता है, होता है, जरूरी नहीं है। अगर ज्ञानी आदमी तो नहीं भी होगा। तो गरीबों के पास कष्ट होता है, और कष्ट जहां पे है वहां पे जिंदगी नरक सी बन जाती है। ना वहां खाने की व्यवस्था है, ना कपड़े की व्यवस्था, कुछ हर चीजों का अभाव है, बड़ी तकलीफ है जीवन में। इन कष्टों से निकलना हमें है। तो जैसे ही कष्ट से कोई निकलता है, अमीर बनता है,
तब उसके जीवन में फिर दुख आता है। दुख एक साइकोलॉजिकल है, जो ज्ञान जब उससे प्राप्त होता है तो दुख से भी मुक्त हो जाता है। तो 2 चक्र, तीसरा चक्र मैं इसमें नहीं डाला हूं, है ना। तो 2 का फिलहाल हम लोग इसमें प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कष्ट से निकलना है। कष्ट से कौन निकाल सकता है, आपका सेफ साहब निकाल सकता है, जो आपको अभावों से मुक्त करेगा। बाकी दुखों से मुक्त तो कोई संसार नहीं होगा ना, कि कोई परिजन मर गया, कोई कोरोना आ गया, ये तो दुख है ना। बहुत सारे दुख हो सकता है, कोई आदमी बेवजह दुखी बना रहता है, उसका क्या करेंगे आप। वो मर्सिडीज में बैठ के भी कोई दुखी हो सकता है ना, तो वो एक अलग मैटर है। तो हम सभी लोग, पहला जो हमारा स्टेप है, पहले हम लोग इस चक्र को तोड़ेंगे। कष्ट से हमको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग बाहर निकल के दिखाएंगे कष्ट से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने परिवार को अभाव से मुक्त करेंगे। जी सर। यह एक वाजिब कारण हो सकता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान रहे, जितना बड़ा कारण आप ढूंढेंगे उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे आप। उसके बाद फिर आप, जब आप समृद्ध होंगे, धन दौलत गाड़ी घोड़ा बंगला बहुत होगा, तो दुख होगा, वो दुख आता ही है, वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब आपके पास एक नॉलेज होगा, एक विजडम आपके अंदर आएगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दुख भी आपका मिटता चला गया। तो एक नया जीवन का हमारा, इस तरीके से जीवन की एक श्रृंखला है, एक विकासवाद का सिद्धांत है, जिसपे हम सभी लोग काम करते हैं। तो अब मैं आगे चलता हूं। आप शायद समझ जाएंगे इस बिजनेस को क्यों करना है। शायद एक वाजिब कारण मैंने आपको देने का प्रयास किया, बाकी और सारे वाजिब कारण आपको आगे मिलते रहेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे लोग बेचते हैं, है ना। लोग तो बेच रहे हैं ना। क्या बेच रहे हैं? कोई आदमी खुद को बेच रहा है, कोई सामान को बेच रहा है। जो खुद को भी नहीं बेचता है और सामान को भी नहीं बेचता है, वो आदमी सम्मान बेचना पड़ता है उसको। तो या तो आप आदमी खुद को बेच ले, यानी खुद को बेचने का अर्थ क्या है, वो नौकरी पेशा करता आदमी, नौकरी पेशा वाला आदमी खुद को बेचता है। और बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, वो खुद को बेचने के बजाय कोई अपना टैलेंट को बेचता है। और बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, वो प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं। और कुछ लोग न खुद को बेचते हैं, न सामान बेचते हैं। जो न खुद को बेचेगा और न सामान बेचेगा, तो जाहिर सी बात है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो कुछ नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, वो सम्मान बेचता है। सम्मान बेचने मतलब वो कहीं पैसा मांगना, शादी में पैसा दे दो, घर में पैसा, खाली पैसा मांगना, ये क्या है, सम्मान बेचना ही तो है। तो या तो आप सामान बेच दीजिए, नहीं तो सम्मान तो बेचना ही पड़ेगा एक दिन। तो जो सामान बेचते हैं उनको सम्मान जिंदगी में कभी नहीं बेचना पड़ता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया सर, क्या बात है। तो अब जैसे बेचने की बात करें कि हम लोग जो बेच रहे हैं, तो नीचे मैंने हिंट में लिखा हुआ रिलायंस, अमेजॉन और ट्रेडिशनल, हम 3 चीजें यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। उसको हम समझते क्या है, तो हमें बेचना क्या है। तो हम सभी लोग नौकरी में तो थे ही। दूसरी ये बात है कि जो खुद को बेचते हैं वो बहुत बड़ा आदमी नहीं बन पाते। लेकिन आप जितने भी उद्योगपति हैं, वो जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं उनको कोई खरीद नहीं पाता है। उदाहरण के लिए मुकेश अंबानी और अमेजॉन आदमी जो ये प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, क्या इन मालिकों कोई खरीद पाएगा? मुकेश अंबानी कौन खरीद पाएगा बताइए, कौन सैलरी दे पाएगा? नहीं। हम ही लोग इस बिजनेस में जैसे पहले खुद को बेचे थे 8,000 में, अब हम यहाँ पाने लगे 10-12 लाख रुपए। अब हमको कौन खरीद पाएगा? खरीद मतलब हमको नौकरी कौन दे पाएगा? 8-10 लाख की नौकरी भारत में कौन हमको देगा? कोई नहीं दे, खरीद ही नहीं पाएगा कोई हमको, कोई नहीं दे पाएगा, दे ही नहीं पाएगा। तो प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वालों बहुत वैल्यूबल हो जाते हैं, उन्हें फिर कोई खरीद नहीं पाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो स्कोप कहाँ पे है भारत में, बेचने शब्द पे बात आई है। तो ध्यान दीजिएगा, रिलायंस जो है इस समय भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी का नाम है फ्यूचर जो ग्रुप है, किशोर बियानी उनके मालिक है, जो पिछले कोरोना में 74,000 करोड़ के घाटा में चला गया और 1800 उनके पास रिटेल स्टोर हैं। उस कंपनी को 2 कंपनी लड़ाई चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी अमेजन जो उसे खरीद रहा भारत का रिटेल, उसको जो सिंगापुर में मुकदमा चला, और मुकेश अंबानी, जहां तक पूरी संभावना है मुकेश अंबानी के पक्ष में जाने वाला है। तो मुकेश अंबानी का जो इसमें तेल वाला काम है वो घाटे में जा रहा है बुरी तरीके से सालों से। तो मुकेश अंबानी इस समय भारत में, आपको बता दूं, आउटलेट खोलने के मामले पूरे भारत में हर 20 से 40 किलोमीटर की दूरी में रिलायंस पूरे भारत में आउटलेट खोल रहा है। ग्रोसरी की दुकान खोल रहा है, छोटी छोटी सामानों की दुकान खोल रहा होगा, पूरे भारत में छा जाने वाला रिलायंस, आपको बता दूं। तो आप बताइए, कोई ट्रेडिशनल में जो दुकान खोल रखा है, क्या वो रिलायंस की बराबरी कर पाएगा? आपको पता, रिलायंस अगर आउटलेट में चला जाएगा तो उसका कोई टक्कर नहीं दे पाएगा कोई। वो सामान इतना सस्ता देगा, इतना अच्छा देगा, इतनी सर्विस देगा,
कोई मुकेश अंबानी का आउटलेट में कोई भारत में तोड़ नहीं है। हम आम आदमी क्या उससे कंपटीशन कर पाएंगे? छोटे छोटे किराना स्टोर दुकान खोल के कभी नहीं खोल सकते। हम तो बिल्कुल आउट हैं। दूसरा, जो ऑनलाइन कंपनी की बात करेंगे तो अमेजन की टक्कर कोई दुनिया में दे नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी कंपनी, सबसे ताकतवर कंपनी। तो अगर इन दोनों क्षेत्रों में अगर हम लोग ऑनलाइन कोई कंपनी चलाए तो हम नहीं चला पाएंगे। यानी हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है, उससे तो बहुत बड़ा आदमी है लोग। और आउटलेट क्षेत्र में जाएं तो रिलायंस से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। और ट्रेडिशनल दुकान खोलें, वो बंद हो गया, वो तो पुराना हो गया सिस्टम है पूरा। तो हम बेचेंगे कैसे? हम देखिए, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हम लोग हमारा काम वही है, रिटेल वाला ही काम है। रिटेल का काम किसका है? अमेजन का है। रिटेल का काम किसका है? रिलायंस कर रहा है। लेकिन रिलायंस का क्षेत्र अलग है, अमेजन का क्षेत्र अलग है। और परमात्मा की कृपा से हम लोग भी रिटेल कर रहे हैं, हमारा भी क्षेत्र अलग है। न हमारा कंपटीशन अमेजन से है, न हमारा कंपटीशन रिलायंस से। इसीलिए हम लोग सेफ हैं। ये विशेष कृपा है कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है इनसे, क्योंकि हम इनसे बिल्कुल अलग धंधा कर रहे हैं। काम सेम है, लेकिन हम लोग कोई कंपटीशन नहीं है। कल्पना करिए अगर डायरेक्ट सेलिंग में ये लोग होते तो हम इनसे कहां बीट कर पाए? ट्रेडिशनल वाले लोग क्यों पीटे जा रहे हैं? क्योंकि वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों से सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आपका सामना किससे होता है? हमारा आपका सामना तो तुच्छ और ये नॉर्मल नेटवर्करों से होता है। तो इनसे जंग जीतना आसान है या रिलायंस से जंग जीतना आसान है? जी भाई, ट्रेडिशनल वाला तो मुकेश अंबानी से जंग जीत रहा है, वो उससे लड़ रहा है। कोई अमेजन से लड़ रहा है। हम लोग किससे लड़ रहे हैं? लटूरों से लड़ रहे हैं। तो हमारा चैलेंज बहुत छोटा है, ये कुछ भी नहीं, इनको मिनटों में समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। तो हम लोग रिटेल कैसे? वो लोग रिलायंस आउटलेट खोल के रिटेल बना रहा है, अमेजन अपने ऑनलाइन रिटेल हम लोग कैसे बनाते हैं? नेटवर्किंग के थ्रू, स्पॉन्सरिंग करके पूरे भारत में घर बैठे, पूरे भारत में स्पॉन्सरिंग करके हम भी अपना रिटेल कर रहे हैं। कंज्यूमर या कस्टमर बना रहे हैं या लीडर डिस्ट्रीब्यूटर तैयार कर रहे हैं। और हम भी मिलियंस प्रोडक्ट घर पे रहते हुए सेल कर सकते हैं और हम भी करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। काम वही है, लेकिन हमारे काम में कंपटीशन वाला काम नहीं है ज्यादा। हमारे कंपटीशन है भी तो बहुत आम लोगों से है, और उन्हें आप कंपटीशन में मत रखिए। अपने आप को सेल्फ इमेज हाई करके रखिए। जीत अपना होगा एक दिन। ये आने जाने वाले रहेंगे। बस परमात्मा का शुक्र है कि वो महान हस्तियां हमारे कंपटीशन में नहीं है, उनसे नहीं हम जीत पाते किसी भी कीमत पे, कभी भी नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि आप लोग सामान बेचेंगे, आप सब लोग दबाकर बेचेंगे आप लोग। यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि सामान बेचने वाले को कोई खरीद नहीं पाता, वो बहुत धनी होते हैं। और खुद को बेचने वाले को नौकरी वाले खरीद, सामान बेचने वाले ही खुद को बेचने वाले नौकरी पे खरीद लेते हैं। और बस ये ध्यान रहे, परमात्मा ऐसा कभी जीवन में न करे कि सम्मान बेचना पड़े, वो कभी ना आए। इसलिए डेली 200 बिजनेस बैलून, 400 बिजनेस बैलून निकालिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा मैं किसको बताऊंगा। अरे ये आप समझ गए होंगे, आज के बाद से ये नहीं होना चाहिए। 200 बिजनेस बैलून, 400 बिजनेस बैलून हर दिन, हर सप्ताह आपका जाना ही चाहिए। अगर ऐसा आपने कर लिया तो सम्मान बचा लेंगे और आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे। आप फिर कोई पैदा नहीं खरीदने वाला। हम जैसे जितने भी इसमें डायमंड है, इनको कोई नौकरी पर नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उतना सैलरी वो दे ही नहीं पाएगा। सही बात। हमारे दाम बढ़ गए हैं, जबकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। बिल्कुल। और बाकी इस बिजनेस में आप देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ डॉक्टर दिनेश यादव, ये कानपुर IIT से गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे टीम में है। अभी कल मैं इनको सुन रहा था तो इसलिए मैंने इनका फोटो लगा दिया। और मुंबई से भी एमटेक, वहां भी गोल्ड मेडलिस्ट है आप, और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं। और इस लॉकडाउन में हर सप्ताह इनको मैंने इसलिए लगाया है कि हर वीक 2100, 2000, 3000 बिजनेस बैलून निकाल रहे हैं गोल्ड लेवल पर। बहुत ही बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई आदमी 2100 बिजनेस बैलून घर पे रहते हुए निकाल सकता है, तो आप डेफिनेटली कम से कम 200 बिजनेस बैलून तो हर सप्ताह निकाल सकते हैं ना। 400 बिजनेस बैलून तो निकाल सकते हैं ना आप घर पे रहते हुए। इतना छोटा टास्क तो लेके चल सकते हैं। दाहिने तरफ हमने एक फोटो लगाया हुआ है, यह दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो ये क्या कहते हैं, अब जैसे आप सभी लोग इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो लिखें ट्रस्ट द प्रोसेस, योर टाइम विल कम। आपको इस बिजनेस में समृद्ध होने के लिए, सफल होने के लिए एक प्रोसेस है, जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो द्वारा बनाया गया है, एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, उस पर भरोसा रखिए। उदाहरण के लिए जैसे कोई आदमी 80 किलोग्राम का है और वो अपना आइडियल वेट 60 किलोग्राम करना चाहता है, तो उसको एक प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे वो पहले डाइट कैलोरी कम करेगा,
अगर वो 4 रोटी खाता था तो 2 रोटी खाएगा, मीठा खाता तो मीठा नहीं खाएगा, तेल खाता तो तेल नहीं। ये धीरे धीरे प्रोसेस फॉलो करेगा और सुबह उठ के थोड़ा सा टहलना शुरू करे। 2 महीने बाद अगर उसको फिर अगर आप तौलेंगे तो क्या उसका 1 घंटा 2 किलो 4 किलो वेट कम होगा कि नहीं होगा? बोलिए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, योर टाइम विल कम। इस बिजनेस में एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को ट्रस्ट करके पूरा करना ही होता है। आपका समय एक दिन आ जाएगा, लोग कहने लगे आप डायमंड बन गए, लोग कहने लगे आप एमरल्ड बन गए, लोग कहेंगे आप टारगेट जीत गए। सब लोग बोलना शुरू कर देंगे कि आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, बातचीत करने का अंदाज बदल रहा है, सब बदल जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया, हम लोग उसी प्रोसेस का हिस्सा हैं और तब भी उसी प्रोसेस में थे और आज भी इसी प्रोसेस में हम लोग बने हुए हैं। तो क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। व्हाट टू डू, हमें करना क्या है, प्रोसेस क्या है। तो आपको बता दें डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है जो मैं आपको इस पे लिखा हुआ हूं, और ये सभी सक्सेस अबाउट सिस्टम की ट्रेनिंग है जो आप सभी को बताया जा चुका है। मैं आपको बिल्कुल सरल बताने वाला हूं कि इसमें इस बिजनेस में करना क्या है, एकदम सरल शब्द में। आप बिल्कुल नोट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप बस सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे इस बात को। व्हाट टू डू, तो जैसे मैं इस बिजनेस को बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करना, वहां से शुरू करता हूं पूरी कहानी जीरो से। तो प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप, अब किसी व्यक्ति को आप शुरुआत करा रहे हैं तो वो प्रॉपर स्टार्टअप होना चाहिए। कोई ऐसे प्रलोभन देके कुछ ऐसे किसी तरह से ला के नहीं, एक प्रॉपर स्टार्टअप कराइए उस बिजनेस का। एक बिजनेस का अगर स्टार्टअप सही होगा ना तो फिर अंत भी बहुत अच्छा होगा। अगर स्टार्टअप ही गलत हो जाएगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो आप स्टार्टअप अच्छा कराया करिए। एक एक व्यक्ति को जो आप बिजनेस में स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टअप सिस्टमेटिक होना चाहिए, नहीं तो वहीं पे हम उल्टा पुल्टा बोल के उसको हत्या कर देंगे और हमारा एक बहुत बड़ा क्राउन या क्राउन एम्बेसडर छूट सकता है। तो प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप, यानी कोई व्यक्ति को इस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस में ले आइए, पहला काम। जैसे वो व्यक्ति आ जाता है उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्टार्टअप करें प्रॉपर, उसको FIM वगैरह करते हैं हम सभी लोग। FIM करें, जो बेसिक जानकारी है उसको जानकारी देंगे। पहला स्टेप हुआ प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अब उस व्यक्ति के को 4 बेसिक पे लाएंगे। FIM हो गया उसका, 4 बेसिक पे हम उसके साथ लग के कराएंगे, क्योंकि अभी वो नहीं कर पाएगा। तो उसका लिस्ट बनवाएंगे, इनवाइट कराएंगे, प्लान करेंगे और फॉलो अप करेंगे। तो हम उस व्यक्ति के साथ रह के थोड़ा सा उसका टीम बनवाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, टीम बना देंगे, थोड़ा सा उसके साथ लग के बनाएंगे, क्योंकि वो भी उतना नहीं कर पाएगा। 10-20 की, तो जो हम 10-20 की उसकी टीम में स्पॉन्सरिंग करते हैं, लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक्चुअल में वो टीम नहीं होती है, वो क्राउड होता है। उस व्यक्ति का एक क्राउड बनता है, 10-20-30 लोग उसकी टीम में जुड़ते हैं। अब क्राउड को टीम में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम कोर स्टेप पे ले आते हैं, कोर ट्रेनिंग हम लोग उसको देते हैं, है ना। तो जब वो कोर बनता है तो क्राउड से आदमी टीम में कन्वर्ट होता है। जैसा आप सभी लोग मीटिंग में जुड़ना शुरू हो गए हैं, आप सुबह 5:30 बजे जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है अब आप क्राउड नहीं हैं, अब आप क्या बन गए हैं, टीम हो गए हैं। क्राउड और टीम में अंतर होता है। क्राउड वो है जो सिनेमा देखने गए हैं, सब खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। टीम का मतलब उसका एक लक्ष्य है, एक गोल है। तो आप सभी लोग इतने, तो बधाई हो आप सभी लोग इस समय क्या हो चुके हैं, टीम बन चुके हैं, टीम का हिस्सा बन चुके हैं आप सभी लोग। अभी आप लोग भीड़ नहीं रह चुके हैं, अभी आप जनता नहीं है, अभी आप टीम है, टीम के मेंबर है, कोई ना कोई आपका एक स्थान है। तो कोई प्रॉपर गेटिंग स्टार्टअप साथ साथ 4 बेसिक करेंगे तो उसका टीम बन जाएगा। टीम बनने के बाद कोर ट्रेनिंग आप लोग करते होंगे। उसके बाद जब आदमी इसमें काम करता है, टीम बनती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, क्योंकि इंसान का स्वभाव है गलती करना। तो गलतियां करेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मेंटरों ने 3 कॉर्नर रूल बना दिया पहले ही। उनको पता था कि ये आदमी अब टीम बन गया है, अब ये गलती करेगा, तो क्या क्या गलती करेगा, इसलिए उन्होंने 3 कॉर्नर रूल बता दिया कि इस रूल का अगर वो पालन करेगा तो टीम जो बना है वो टूट भी जाती है, टीम टूट जाती है, नीचे गिर जाता है व्यक्ति। तो नीचे ना गिरे इसलिए 3 कॉर्नर रूल उन्होंने बना दिया। तो 3 कॉर्नर रूल क्या करता है, रोक लेता है उस व्यक्ति को, गलतियां करने से रोक देता है। तो जैसे उस शिखर पे चढ़ा तो चढ़ा ही रहता है वहां पे, है ना। अब उसके बाद फिर आता है 3 पावर्स देते, उसको अब एक और ताकत चाहिए ना, एक नया छलांग लेने के लिए। तो 3 पावर्स मिल जाता है उसको। तो पावर ऑफ उसको स्पोकन वर्ड, है ना, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, फिर 3 पावर उससे मिल जाता है। अब ये व्यक्ति जीवन में सफल हो जाएगा। इतने काम करना होता है इसमें, इसके अलावा तो मुझे कुछ लगता नहीं कि कुछ करना पड़ता है। कोई व्यक्ति स्टार्टअप किया, प्लान वगैरह किया,
कोर ट्रेनिंग लिया और फिर वो 3 कार्डिनल रूल पे आ गया, ताकि वो गलती करके टीम जो बनाया है वो बिगड़े ना। अब और ताकत चाहिए ना, क्योंकि इतना काम करने में वो थोड़ा थकान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 कार्डिनल रूल तक पहुंचते पहुंचते थक जाएगा वो। अब उसे चाहिए ऊर्जा, तो उसको चाहिए 3 पावर, फिर ऊर्जा मिल जाएगा उसको। एक यूनिटी चाहिए, पावर ऑफ यूनिटी, हर हर महादेव करके सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। सबमिशन, सब लोग समर्पित हो गए, ताकत बढ़ गई है। स्पोकन वर्ड, अब वो अच्छा बोला, उसके अंदर जो बोलता है, कमिटमेंट करता है, वो उसके साथ होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी एक जर्नी चलती है, व्हाट टू डू, इस तरीके से हम लोग करते हैं। नीचे अब देखेंगे हमारा जो बिजनेस है 4 भागों में बटा हुआ है, एक्शन, एजुकेशन, एटीट्यूड और कम्युनिकेशन। एक्शन में क्या आएगा? एक्शन, तो हम लोग जैसे क्या इस बिजनेस में जो आदमी जुड़ गया है, जो प्लान, फॉलो, कॉन्टेक्ट, इनवाइटिंग, ये एक्शन में आता है। अगर इसे हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला हमारा। तो हमें एक्शन में आना है, प्लान दिखाना। जैसे घर पे रहते हुए आप सभी लोग 10 प्लान का मुहिम छेड़िए, सुबह से नहा धो के बैठेंगे, जब तक 10 आदमी को जूम से, कॉल से, किसी भी तरीके से प्लान नहीं दिखा देंगे, तब तक एक संकल्प लेके चलिए आप कम से कम इतना। तो एक्शन बहुत जरूरी है, प्लान फॉलो। एक्शन के बाद इस बिजनेस में जो आदमी एजुकेशन लेगा लगातार, कई लोग इस बिजनेस में वो सीखना बंद कर दिया है, मतलब वो अब ऐसा हो गया कि मेरे को बहुत आ गया, डेली तो सुबह उठता है मीटिंग, मैंने तो सब जान लिया। तो ये होता नहीं, ये पक गया है। जैसे टमाटर घर में नहीं होता है, जो पक जाता है टमाटर, वो पिलपिला जाता है, तो पिलपिले टमाटर को क्या किया था, वो निकाल के फेंक देते, क्योंकि खुद तो सड़ेगा, 2-4-10 को और सड़ाएगा, है ना। तो ये पक जाने वाला आदमी इस बिजनेस में कामयाब नहीं है। हर वक्त जो सीखने के लिए तैयार है, एजुकेशन लेने के लिए हर लेवल पर जो तैयार है, वो यहाँ बढ़ता जाएगा। उसके बाद होता है एक एटीट्यूड, एक कम से कम दृष्टिकोण ऐसा रखे अपने बिजनेस के प्रति, समस्याओं के प्रति किस तरह एटीट्यूड है। ये समस्या से निकलने वाला एटीट्यूड है इसका, या समस्या को लेके झंडा और डंडा लेके हल्ला करने वाला एटीट्यूड है। समस्याएं तो आएंगे जीवन में, तो हमें निकलने वाला एटीट्यूड हमेशा रखना है। तो एक एटीट्यूड हमें अच्छा रखना। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन। हमारा बिजनेस जब लोगों का है, एक कम्यून है, तो उसमें हम लोग संपर्क में बने रहें। कैसे बने रहें संपर्क में? एसोसिएशन है, अपने अपलायंस से हम लोग जुड़ रहे हैं, अपने मीटिंग से जुड़ रहे हैं, जो भी सिस्टम की एक्टिविटी है उसके माध्यम से हम कम्युनिकेट, आपस में जुड़े रहेंगे, तो कभी भी कोई मनमुटाव नहीं आएगा, कभी कोई मतलब आपस में मतभेद नहीं होगा। तो जुड़े रहना अपनी टीम से, अपने अपलायंस से जुड़े रहना। जो अपने अपलायंस से डिस्कनेक्ट हुआ वो गया काम से, कम्युनिकेशन दूर हुआ वो तुरंत गया। तो आपको एक्शन लेना है, एजुकेशन लेना है, एटीट्यूड आपका ठीक रखना है, और कम्युनिकेशन। इतनी चीजें अगर जो आदमी करेगा अपने टीम में, ये एक प्रोसेस है, इसको अगर आप गुजारेंगे, उसको अपनी टीम को, इसी को बार बार दोहराएंगे, तो ट्रस्ट द प्रोसेस, योर टाइम विल कम। पता चलेगा कि आप खुद डायमंड हो गए, पता चलेगा आपकी टीम में 2 डायमंड बन गए, पता चला आपकी टीम में 2 रूबी बन गए। इसी प्रोसेस को रिसाइकिल करना होता है, और कुछ नया तो होता नहीं इसमें। 8 स्टेप ट्रेनिंग है, 4 बेसिक है, 3 कार्डिनल रूल है, कोर ट्रेनिंग है, 3 कार्डिनल रूल है, 3 पावर्स है, और तो कुछ होता नहीं इसके अलावा इस बिजनेस में। इसी को बार बार, इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते हैं। आपका जब रिजल्ट डाउन हो तो चेक करिए, प्लान फॉलो अप नहीं हो रहा होगा। आपके टीम में ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो समझिए 3 कार्डिनल रूल नहीं चल रहा है। आपके टीम में अगर लगता है कि बहुत यूनिटी नहीं है, तो 3 पावर्स की कोई कमी होगी, एक्शन की दिक्कत होगी, एजुकेशन की दिक्कत होगी। यही चीजों को सर्वे करना होता है बार बार, और इसी पे हमें काम करना होता है। यही है, हम आज भी इसी को करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी यही फॉल्ट निकल के आता है मेरी टीम में, आज भी मेरे बारे में यही फॉल्ट निकल के आता है जो इस पे लिखा हुआ है। तो इसी को ठीक करते करते हम आगे बढ़ते चले, इसके अलावा कुछ नहीं होता इस बिजनेस में। यही परफेक्ट रूप हम पहुंचा सकते हैं। कितना हम कर सकते हैं, वो व्यक्ति अलग अलग हिसाब से कोई सफलता ले रहा है। कुछ जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो कुछ अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, वही सक्सेस और सिस्टम में बताए गए एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर। और एक दिन उनका समय आ जा रहा, मुझे पूरा उम्मीद है एक दिन आप भी इतिहास लिखेंगे इसी प्रोसेस का फॉलो करके। और जब इस तरह से बेसिक चीजों को हम बताएंगे, तो कुछ हमारे टीम में सवाल आते हैं। जैसे कुछ सवाल क्या आएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, इस तरह से कुछ सवाल आएंगे। और ये सवाल मैं बताऊं, प्लान दिखाने वाले सवाल नहीं है। कई बार ये सवाल तो बड़े बड़े लीडरों को भी सवाल है। जैसे इसमें कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे पास समय नहीं है, इसका क्या अर्थ है? जिसके पास समय ज्यादा है, क्या वो इस बिजनेस में सफल है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जिसके पास समय नहीं है, क्या वो इसमें सफल नहीं है? हम तीनों लोग तो फोर्स से हैं, समय बिल्कुल नहीं है।
अगर इस बिजनेस में जिसके पास समय है वही सफल होता तो जितने बेरोजगार सब क्राउन एम्बेसडर होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्या? अपने सभी मेंटरशिप को आप देख लीजिए। आदरणीय श्रीमान राजू चतुर्वेदी सर जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक ऑफिसर थे। हम सभी के मेंटर श्रीमान संजय जैन सर जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो उनके पास समय नहीं है। हम सभी के पद प्रदर्शक इसमें आदरणीय श्रीमान नरसिंह सर जो आर्मी से, उनके पास समय नहीं था। तो हम अपने अपलाइन की बात कर, श्रीमान माधव सर जो टीचर, समय नहीं है। मैं खुद की बात करूं, हम भी 4 से PR चौधरी साहब को देखे, खुद भी वो टीचर, और चौधरी विश्वास जी को देखे अगर हम, NC विश्वास को, तो भी फौज से। तो समय, आप जितने भी LOS को आप देख रहे हैं, ये समय वाले हैं, समय नहीं वाले हैं। समय नहीं है इनके पास। सच बात कह दें, आपको एक लाइन में कह दें, इस बिजनेस से समय है या समय नहीं है, इससे लेना देना है ही नहीं, इससे लेना देना नहीं है। जो इस बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसका माइंड सेट है, वो यहाँ कामयाब हो जाएगा। समय ज्यादा है, इससे लेना देना नहीं है, समय नहीं, इससे भी लेना देना नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में प्लान फॉलोअप में एक्सपर्ट नहीं है, अगर आप प्लान फॉलोअप आपको नहीं आता है, प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं है, आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आपके पास चाहे जितना साल आप कर लीजिए बिजनेस को, मुश्किल है सफल होना। मगर आप प्लान फॉलोअप में एक्सपर्ट हैं, प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हैं, कंपनी की जितनी नॉलेज है उसके बारे में एक्सपर्ट हैं, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी नौकरी में है और उसको घर पे बिटिया की शादी भी करना है, घर भी बनवाना है, तो नौकरी करने वाला आदमी क्या बोलेगा बिटिया को? हमारे पास समय नहीं है, शादी हम नहीं कर पाएंगे। वो क्या बोलेगा घर पे कि हम घर नहीं बनवा पाएंगे, समय नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं। अरे उसके दिमाग में जब बात है क्या शादी करना है और घर बनाना है, तो नौकरी करते हुए रास्ते में आता है या ऑनलाइन खोजता है। अगर दिमाग में शादी करना है तो शादी वाला सामान जहां रास्ते में मिलेगा तो एक सामान उठा लाएगा कि नहीं? घर बना रहा तो कोई सामान है तो उससे उठा लाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में घुस गया कि घर और शादी, तो वो उसको वही सामान दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जहां दिखेंगे एक एक सामान लेता आएगा और धीरे धीरे करके सामान खरीद लेगा, और 15 दिन रह जाएगा शादी के लिए तो बाकी सभी सामान खरीद लेगा। तो नौकरी भी हो गया और शादी भी हो गया। तो ऐसे आपके दिमाग में अगर घुस गया कि डायमंड बनना है और जिंदगी बदल देना है, इतिहास लिख देना है, और एक कष्ट का चक्र, जो गरीबी का चक्र, इसे मिटा देना है, अगर ये दिमाग में घुस गया तो आप ऑन ड्यूटी हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, कहाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां रहेंगे वही आपके खोपड़ी में घुस जाएगा। इसको प्लान दिखा लो, इसको फॉलो कर लो, इसको ये कर लो, इसको वो कर लो, ये बात होती जाएंगी। और ऐसे करते करते एक दिन आपका लेवल हो जाएगा तो रिटायर ले लो, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो समय ही समय है। मेरी टीम में ढेर सारे लोग हैं जो ऑन ड्यूटी रहते हुए सब इंस्पेक्टर पुलिस होते हुए जो डायमंड बन गए, और बहुत लोग जिनके पास फुल टाइम है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। समय का गलत जगह मत जाइए, समय से कोई लेना देना नहीं। आपको एक्सपर्ट होना है, और मैं 1000 के लिए तो कौन करे, मेरे पास अब क्षमता नहीं है। सही बात। तो हमारा आपका जो जीवन है डेली का, वो 5 रुपया की तरह इस्तेमाल होता है। बस 5 रुपया कितना काम कर लेते हैं, खा पी के सो जाते हैं। 5000 के लिए भयंकर मेहनत करनी पड़ती है, भयंकर मेहनत करनी पड़ती है, और वो हम पहले गिव अप करते, जयराम जी की बाद में कभी देखेंगे। तो हम लोग सुबह शाम तक कितना मेहनत करते हैं? 5 रुपया वाला, 5000 वाला नहीं करते। 5000 के लिए मर्सिडीज वाला मेहनत नहीं करते, कैपिंग वाला मेहनत नहीं करते, एक्सक्यूज दे देते हैं। एक्सक्यूज मत दीजिए, हार्डवर्क का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो 5000 वाला क्या मेहनत के लिए तैयार हैं आप लोग? 5000 वाला मेहनत क्या प्लान करेंगे, उतना फीस निकालेंगे, बिल्कुल होना ही चाहिए। 5000 वाला मेहनत करना हमको। ऐसे हमारे जीवन में कई लोग क्या, सुबह उठे वो उतने काम करते हैं जो 5 रुपया मिल जाए उसको, उससे ज्यादा वो करता नहीं है। और कई लोग करता कम है और उम्मीद इतना रखता है, गुरुदेव चेक बड़ा नहीं बन रहा है। अरे काम कर रहे हो 5 रुपया वाला, तुम चेक सोच रहे हो कि 5 लाख वाला मिल जाए। 5000 वाला मेहनत करने के तैयार हो, जूता दूसरे जूता में निकालने के लिए तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 5 रुपया के इतना, तब 40,000 नौकरी में कैसे मिलता पता नहीं है क्या? 50,000 नौकरी में कैसे मिलता है? तो थोड़ा सा यहाँ ज्यादा मिलेगा, थोड़ा ज्यादा कर लो भाई। हालांकि इतना नहीं करना पड़ता, पैसे के हिसाब से तुलना करेंगे तो जी। चलिए, लोगों का उपयोग बिजनेस के लिए ना करें। लोग जो हमारे हैं ना, उनका उपयोग बिजनेस के लिए मत करिए, बिजनेस का उपयोग लोगों के लिए कर दिए। कोई भी जो बिजनेस है
वो बिजनेस लोगों के लिए होता है। कोई भी धारा, कानून, कम्युनिज्म, लोकतंत्र, वो किसके लिए है? लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि लोग बिजनेस के लिए, हम बोलते ना हम लोगों के बिजनेस में है, ना ना, बिजनेस लोगों के लिए हमेशा होता है। तो हमारा जो बिजनेस है, ध्यान रहे, ये लोगों के लिए है ना, ना कि लोग इसके लिए हैं, इसके लिए कोई नहीं है। तो उसी तरीके से अपने टीम को ट्रीट करना है ना, कि बिजनेस उनके लिए होना चाहिए, ना कि लोग इसके लिए होना चाहिए, है ना। शोषण नहीं होना चाहिए, शोषित नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस में अक्सर कई लोग बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं सफल नहीं हुआ, या मैंने काम किया था, मैं कामयाब नहीं हुआ। तो मेरा प्रश्न है, इस बिजनेस में सिंपल फंडा है, इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो हजारों लीडर के जीवन में बदलना होता है। तो जो ये बोलता है कि मैं सफल, मेरे पैसा नहीं कमाया, मेरा चेक नहीं बना, मैं सफल नहीं हुआ, मेरा उससे एकमात्र प्रश्न है, क्या आपने कुछ लीडर के जीवन में कंट्रीब्यूट किया? अगर आप दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो 100% आप सफल हो जाओगे। आप इसलिए सफल नहीं हो रहे हो क्योंकि आप दूसरे के जीवन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। आप, हमारे महागुरु जी इसमें है, ये क्यों सफल हैं? हमारे महागुरु जी सफल, इनकी सफलता मत देखो आप। हमारे महागुरु जी ने हम जैसे कितने लोगों का बेड़ा पार इन्होंने कर दिया। क्या आप इतना लोगों का बेड़ा पार किए हो? क्या किसी ऐसे आदमी डायमंड बनाए हो? क्या किसी को आपने गाड़ी खरीदवाया है? आप अपनी टीम में जो लोग हैं उनके लिए क्या ऐसा कर दिया कि आप सफल हो जाओगे? तो जो बड़े लेवल पे उनको आप देखो ना, उन्होंने हम जैसे चौधरी साहब लोगों के जीवन में कितने लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, कितने लोगों का जीवन अर्थ से फर्श तक तय कराया है। इस बात का रिवार्ड उन्हें मिला हुआ है, उसे आप सक्सेस कहते हो। सक्सेस चाहिए, सिंपल मंत्र है, अपने टीम में लोगों का लिस्ट बनाइए और इसी सप्ताह उनका सबका चेक बनाइए 1000 प्लस, और उनको सेलिब्रेट करिए। बिल्कुल, जितना ज्यादा ये काम करेंगे उतने ज्यादा आप बड़े आदमी बनते जाएंगे। किसके नजर में? लोगों के नजर में, चेक के नजर में, सिस्टम के नजर में, अपलाइन के नजर में सफलता आपको मिलती चली जाएगी। ये सिंपल फंडा है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, हमारे जीवन में गुरु या आलोचक की भूमिका क्या है। जैसे हम देखते हैं, हमने कबीर साहब का दोहा लिया हुआ है। अक्सर हम वेस्टर्न राइटर पढ़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि भारत का सबसे बड़ा दर्शन दुनिया को सिखाने वाले इसी देश में बड़े बड़े गुरु पड़े हुए हैं। कोई वेस्टर्न आदमी हमको नहीं बदल सकता, इतने बड़े बड़े हैं। जब आप उसमें प्रवेश करेंगे समुद्र में, तब पता चलेगा एक से एक खजाना इधर है, किधर हम खोज रहे हैं। तो कबीर साहब आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन अर्थ इसका हो सकता है कुछ और आप निकालें। इसका अर्थ, मेन चीज इसका अर्थ है, निंदक नियरे राखिया आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो ये गुरु कबीर साहब का दोहा है। वो बोलते हैं कि निंदक नियरे राखिए, नियरे माने नजदीक, निंदक को हम आलोचना कहेंगे, हालांकि निंदक और आलोचक में अंतर होता है, लेकिन हम यहाँ आलोचक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला आदमी है, जो आपको टोकने वाला आदमी है आपके कामों पे, उसको नियर अपने बगल में रखिए, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुहाए, वो वैसे ही आपको धो देगा। ध्यान रहे, प्रशंसा हमेशा भ्रांति देता है। आपको कोई आदमी चढ़ा दिया, बहुत बढ़िया बब्बर से, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो प्रशंसा माने जो हम हैं नहीं वो पहले ही बना देना, ये प्रशंसा है। यही बड़ी गलती है। जो हम मतलब झाड़ पे चढ़ा देना, चढ़ जाना, तो जो आदमी झाड़ पे चढ़ जाएगा वो पेड़ पे चढ़ने से बच जाएगा, क्योंकि पेड़ पे चढ़ने के लिए श्रम चाहिए ना, श्रम चाहिए भाई। पेड़ बड़ा होता है, झाड़ छोटा होता है। तो जो आदमी झाड़ पे चढ़ गया उससे पेड़ पे नहीं चढ़ना है। तो झाड़ पे चढ़ना आसान है, इसलिए हमें तारीफें अच्छी लगती हैं। कोई प्रशंसा कर दे, बड़ा दिल गदगद हो जाता है। क्यों गदगद हो जाता है? क्योंकि जो मैं नहीं हूं वो मुझे बता दिया गया, बिना किए तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई सुधार की, कोई इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए प्रशंसा से बचिए। प्रशंसा कभी आपका हित नहीं कर सकता, हमेशा आलोचक और निंदक ही आपका हित कर सकता है। और जब आप डाउनलाइन के नजर में रहेंगे तो डाउनलाइन तो सिर्फ प्रशंसा करते, अरे महागुरु जी आप तो प्रभु हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आप जैसा, तो ये तो सिर्फ आपको झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। लेकिन अपलाइन होगा जो रात दिन टोकता है, तुम ये काम करो, तुम इस काम को करो, तुम इस काम को करो, और आपका असली शुभचिंतक अगर कोई है तो आपका अपलाइन है। वो मतलब आपको एकदम औकात से परिचय करा दे रहा है कि बेटा अभी तुम झाड़ पे हो, तुम्हें पहुंचना है शिखर पे। असली शुभचिंतक तो उधर अपलाइन है।
जो आलोचक है वो आलोचक भी हो सकता है, वो घर में भी कोई आलोचक हो सकता है, वो पड़ोसी हो सकता है, वो कोई दूसरे कंपनी वाला भी हो सकता है जो बोल सकता है कि तुम्हारा चेक नहीं बन रहा है, वो आलोचक है, वो सच कह रहा है। बोलना बेटा सही कह रहे हो दोस्त, चेक नहीं बन रहा है, लेकिन एक दिन इतना बड़ा चेक बनाऊंगा, एक चेक तेरे मोबाइल तक पहुंचेगा। इसको स्वीकार करने में कहीं को दिक्कत आ रही है? प्रशंसा में हमें आलोचक को अपने पास रखना होगा। जितना ज्यादा आलोचक माने जो हमको नंगा कर दे दम धो के। और हमारे भारतीय संतों ने कहा है कि तू अपने जीवन में प्रशंसा मत लेना, तू हमेशा आलोचक रखना। लेकिन आलोचना कौन सा सकता है? जिसमें बड़ी जिगरा है, बड़ा अंदर से, जो बहुत साफ आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, वही झेल पाएगा। नहीं तो प्रशंसा सबको अच्छा लगता है, आलोचना या अपलाइन की कड़ी चेतावनी किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भला उसी में है। अब भिखारी को कोई कह दे कि तुम सम्राट हो तो मजा ही जाएगा उसको बेचारे को। भाई भिखारी और सम्राट को कह दे, कोई बब्बर शेर नहीं है और अपलाइन बोलती है बब्बर शेर हो, तो आपको सोचना चाहिए बब्बर शेर तो अपलाइन की महिमा है, कह दे रही है। बब्बर शेर बन के दिखाने की जरूरत है। और ऐसे हमारा अहंकार बढ़ जाता है, और जो गुब्बारा ज्यादा हो जाता है वो फूट भी जाता है। तो निंदा से लाभ ही होता है, निंदा से लाभ होता है, कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। प्रशंसा से नुकसान हो सकता है, मगर निंदा और आलोचना से कभी नुकसान नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इम्प्रूवमेंट होगा। सही। तो रोगों से छुटकारा पाना है तो रोग अगर कोई बता रहा मशीन के तुम्हारे अंदर रोग है, तो मशीन पे कहीं गुस्सा कर रहे, वही तो शुभचिंतक है। सही है। तो ऐसा मशीन मत एक्सरे कराओ जो कहे सब ओके है, ओके हो नहीं। जो जिसने बता दिया 100 साल जियोगे, और आप लगे पर्ची ले घूमने, लगे डांस करने के, मेरा बढ़िया मशीन बता दिया। झूठा मशीन को मत चक्कर में पड़ो, ऐसे मशीन को उखाड़ फेंको। ऐसे लोगों के नियर जाओ, और वो आदमी सिर्फ अपलाइन है। और अपलाइन जो हमको बार बार, आपको लगता होगा कि यार हमको तो लोग बोलते हैं कि मैं महागुरु बन गया हूं, लेकिन जब अपलाइन से बात करो ये बोलता कि तेरे अंदर 5 कमी है। हालांकि महागुरु मैं हूं नहीं क्या? अपलाइन जिस दिन डिक्लेयर कर दे महागुरु, उस दिन झंडा डंडा गाड़ देना, बोला अब मेरा मामला क्लियर है। क्योंकि उसकी पैनी दृष्टिकोण होती है हमारे ऊपर, असली शुभचिंतक है। तो निंदक या आलोचक की भूमिका समझ में आ रहा, तो किसको रखोगे? जो प्रशंसा करेगा उसको। जो प्रशंसा कोई करे तो क्या करना? प्रणाम करना और आगे बढ़ जाना है, वहीं पे झाड़ के आगे बढ़ जाना है। आलोचक को अपने पास रखिए। आपकी जिंदगी अगर कोई सुधारेगा, कोई आपको परिवर्तन करा देगा, वो सिर्फ आलोचक हो सकता है। और मैं तो अपने जीवन में अगर चुनाव करने का मौका मिले कि आप प्रशंसक रखना चाहते हैं या आलोचक, मैं हिम्मत करके बोलूंगा मुझे चाहिए आलोचक। दर्द तो होगा, लेकिन वो बंदा मुझे नंगा कर देगा, मेरी बीमारी मिटा देगा, मुझे एक नया इंसान बना देगा वो, है ना? ये खुददारी होनी चाहिए स्वीकार करने की। बिल्कुल। थोड़ी सी लीडरशिप की बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़े लीडर में इनका नाम हुआ इब्राहिम लिंकन का। दुनिया का इनसे बड़ा लीडर कोई नहीं पैदा हुआ। देखिए, हम लोग अपनी घर की गरीबी नहीं मिटा पा रहे हैं, इसने अमेरिका में स्लेवरी खत्म कर दिया बंदा। हम अपने घर की स्लेवरी नहीं खत्म कर पा रहे हैं, घर का जो एक छोटी सी गरीबी, इसने अमेरिका में जो काले लोग जो गुलामी करते थे गोरों के यहाँ, तो उसको इसने जड़ से मिटा दिया। इतना बड़ा लीडर, आप क्या समझते हैं? आप अमेरिका जैसे देश में सिविल वार करा दिया इसने, जड़ से मिटा दिया, मतलब एक पूरा सिविलाइजेशन बचा दिया। हम अपने घर की गरीबी नहीं मिटा सकते, कष्ट के चक्र को नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये पूरा सिविलाइजेशन बचा दिया। नहीं तो लोग पहले लोग इंसान खरीदे बेचे जाते थे, लोग पैसे से लोग खरीदे थे, और लोग मारते थे, पीटते थे, यातनाएं देते थे। ना जाने कितना नारकीय जीवन रहा होगा। आप सोचिए कितना खराब जीवन, कि इंसानों का बाजार लग रहा है और इंसान खरीद के ले जा रहे हैं, और जिंदगी भर उसे मार मार के सिर्फ काम कराएंगे। इतना बड़ा क्रांति, एक सिविलाइजेशन जो समाप्त हो रहा था, उसको इसने बचाया है। बहुत ग्रेट लीडर हैं। हम इनके बारे में सिर्फ यही पढ़े हैं आज तक क्या, कि उन्होंने इतना बार फेल हुए, वो छोड़ो, बहुत छोटी बात है वो फेल पास का, इन्होंने किया क्या उस पे आओ। तो हम देखते हैं इनको, इनके लीडरशिप के ऊपर हम 5 चीजें हमने जो पढ़ा है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनके अंदर कितनी खूबियां थी। एक लीडर के अंदर खूबियां, कम्युनिकेशन,
तो इब्राहम लिंकन गजब के कम्युनिकेटर थे। ये जब लोगों को बोलते थे तो लोग इनसे इंस्पायर हो जाते थे। कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जो मुझे कहना है, जो मुझे बताना है, मैं अपनी बात को रख सकूं लोगों के सामने, यह है कम्युनिकेटर। तो आपके पास बिजनेस प्लान है, प्रोडक्ट है, आइडिया है, विचार है, इन बातों को कितने अच्छे ढंग से डिलीवरी कर सकते हो आप, लोगों तक दे सकते हो आप, ये आपका है कम्युनिकेशन। कई लोग है बहुत कुछ बता नहीं पा रहे हैं, है बहुत कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, तो ये वो जो काले लोग थे उनको ये बताने में कामयाब रहे, बता सके कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। समझ में आ रहा है? तो हम सभी को अपनी टीम में एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, जो अपनी बात को रख सके कि ये टीम कहां पे जाने वाली है, हम इस टीम को कहां लेके जाने वाले हैं, हम आपके जीवन में क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, हम आपके जीवन टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम में देने वाले, अपनी जो बात है वो कह सके, ये इनमें था। दूसरा सोशल स्किल। सोशल स्किल मैं आपको बता दूं कि इब्राहम लिंकन व्हाइट हाउस में 20% समय बिताते थे, 80% समय सोशल में घूमते थे, यानी लोगों के बीच में। एक दमदार लीडर क्या करता है, 80% टाइम लीडर के साथ बिताता है, लोगों के साथ अपना वक्त बिताता है। तो जो लोगों के बीच में रहेगा, लीडर के साथ रहेगा, तो डेफिनेटली लोग उसको प्यार करेंगे, उसकी बात को समझेंगे। जो आदमी लीडर से बाहर रहेगा, कट के रहेगा, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्या करते थे, अक्सर लोग व्हाइट हाउस में बैठते हैं, ये व्हाइट हाउस में नहीं बैठता था, ये लोगों के बीच घूमता रहता था। एक बार तो ये आर्मी जहां युद्ध हो रही थी वहीं पहुंच गया बंदा, वहीं पहुंच गया, इसको कुछ नहीं पता कैसे क्या होता है। उसको सैनिकों ने इसको बताया, भाई लेट जाना, खोपड़ी में गोली लग जाएगी। तो ये ऐसा इतना ज्यादा सोशल आदमी था। तो हम लोग क्या सोशल हो सकते हैं, अपनी टीम लीडर से जन जन से मिल सकते हैं, कनेक्शन में रह सकते हैं, उनसे भाईचारा बना सकते हैं, इमोशनल रिश्ता बिल्ड कर सकते हैं। अगर इस तरह से रिलेशन बिल्ड कर दें, आपको छोड़ के कौन जाएगा किसी कंपनी में, कोई नहीं जाने वाला है। तो प्रोफेशनली नहीं बल्कि इमोशनल रिलेशन बनाए, तो सोशल में बने रहें, घुसे रहें। जब आप रहेंगे तो ट्रस्ट करें। अगला पॉइंट है ट्रस्ट। तो ये जो बात बोलता था उस पर लोग ट्रस्ट करते थे। ट्रस्ट तो आदमी तभी करेगा ना जब ये सोशल रहेगा, कम्युनिकेटर बढ़िया रहेगा, तो उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे, यानी इनकी बात पे भरोसा करेंगे। भरोसा तब करेंगे जब आपके कथनी करनी में वो देखेगा नजदीक से, तो वाकई में व्यक्ति बहुत बड़ा है, वाकई में व्यक्ति मेरे जीवन में कुछ बदलना चाहता है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। उसके बाद एक मोटिवेशनल गजब के मोटिवेटर थे ये। तो ये जाते थे, जन जन छोटे छोटे चौपाल लगाते थे, और इनके बातों में एक मोटिवेशन होता था, लोगों को इस मोटिवेट कर। देखिए, इंस्पायर होना अलग बात है, मोटिवेट होना अलग बात है। आपके जीवन को देख के आप जैसा कोई बनना चाहे, ये इंस्पायर होना है। मगर कोई जगह बुझे हुए आदमी को आप ऊर्जा डाल दिया बोल के, ये हुआ मोटिवेटर। तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, अपने प्लान दिखाने वाले को मोटिवेट कर सके, तो एक मोटिवेटर, ये गुण होना जरूरी है, ये कंपलसरी गुण है लीडरशिप के लिए। अगला है एक्सेप्टिव क्रिटिसिज्म। अब हमारे बारे में कोई आलोचना हो रही है तो उसको स्वीकार करने का कलेजा चाहिए। वो चाहे डाउनलाइन से 2-4 बंदे बोल दिए या कभी अपलाइन बोल दिया, कोई भी बोल सकता है। इनको लोग बोलते थे पागल है। इतना जीनियस आदमी, इतना बड़ा लीडर को क्या बोलते थे, पागल है। क्योंकि ये आदमी मतलब बहुत, इस आदमी की जीवनी ये है कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने वाला आदमी है दुनिया का ये। और आत्महत्या करने की पोजीशन में इनके दोस्त यार रहते थे, रस्सी वगैरह सब छिपा के रखते थे, कहीं ये मर न जाए। बोलता था कि काहे तुम लोग छिपा रहे हो रस्सी वगैरह, मैं जब तक कुछ बड़ा नहीं करूंगा तब तक मरने वाला नहीं हूं। बहुत ज्यादा डिप्रेस आदमी, पत्नी का तलाक और प्रेमिका का मर जाना, अनेक तरह की घटनाएं हैं। मैं उस संघर्षों पे नहीं जा रहा हूं, मैं उसकी लीडरशिप मैं लेना चाह रहा हूं। तो ये आदमी इतना बड़ा था, इसको लोग सनकी और पागल बोलते थे। लेकिन एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म, तो कोई अगर थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म कर रहा है, एक्सेप्ट करो, ये लीडर का गुण है। और मेरा ट्रेनिंग लास्ट की तरफ है, मुझे लगता है कि अब समय भी हो गया है। अंत में हम ये बात कह के और हम इसको विराम देना चाहेंगे। अब देखिए, इतना सब कुछ आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो जब बदलाव आएगा तो अब जैसे एक पथ पे आप जा रहे हैं, तो हम लोग एक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां लिखा ऊपर साधन ही साध्य है, मार्ग ही मंजिल है।
तो जो आप जा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल हमारा मंजिल क्या है? सच कहूं तो मंजिल का अर्थ जो हमारे मन में कल्पना होता है, मंजिल माने कोई एक अंत बिंदु, एक डेस्टिनेशन पॉइंट। लेकिन सच कहें, हमारे जीवन में डेस्टिनेशन पॉइंट या अंतिम बिंदु सिर्फ मौत और कुछ भी नहीं है, वही सिर्फ अंतिम बिंदु है। तो हमारे लिए कोई अंतिम काम कुछ नहीं है। हम जो मार्ग पे हैं वो एक्चुअली मार्ग ही मंजिल है। मंजिल कुछ नहीं होती है, मार्ग ही मंजिल है। आप जहां पे हैं, फ्रेशर से आपने यात्रा शुरू किया गोल्ड, तो क्या गोल्ड आपका डेस्टिनेशन है? नहीं, गोल्ड एक मार्ग है, और सच कहें वो अपने आप में एक मंजिल भी है, और डायमंड भी एक मार्ग भी है और मंजिल भी है। तो मार्ग ही मंजिल है, यानी जो आप चल रहे हैं ना, वही मंजिल है। चलते जाइए, कहां तक? क्योंकि अंत नहीं है कोई इसका। जब जिस चीज का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत बिंदु ही नहीं है, तो मार्ग ही क्या हो गया? मंजिल हो गया। तो उसको सेलिब्रेट करिए और आगे बढ़ते जाइए। साधन ही साध्य है, साधन ही साध्य है, साध्य कुछ अलग नहीं होता। तो आओ, जो आप देख रहे हैं संकेत में फोटो दिख रहा है, वो सोच रहा मैं कहीं पहुंच जाऊंगा तो मौज है। कहीं वो पहुंचेगा नहीं, कोई कहीं नहीं पहुंचता। यहां पर कहां पहुंचेंगे आप? कहीं कोई नहीं पहुंचता है। तो मार्ग ही मंजिल है। और अंतिम में एक इसको करके मैं खत्म करूंगा कि पोथी पढ़े पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इतना ट्रेनिंग नॉलेज लेके, ध्यान समझिएगा, पोथी पढ़ पर जग मुआ, दुनिया भर के नॉलेज ट्रेनिंग लेके। कबीरदास जी बोलते हैं कि जो बहुत ज्यादा पोथी ज्ञानी पढ़ रहा है वो पंडित कभी नहीं हो सकता। ढाई आखर प्रेम का, प्रेम माने क्या? प्रेम माने वो इलू नहीं, प्रेम माने एक ऐसा चीज जिसके लिए हम जिंदा हैं। प्रेम माने जो ऐसा सच जिसे चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। प्रेम माने एक ऐसा सक्सेस जिसे चाहिए ही चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि पोथी पढ़ पर जग हुआ। पढ़ने वाला आदमी कभी पंडित नहीं हो सकता, लेकिन एक आदमी जो भूखा है, एक तड़फ है, एक सक्सेस के लिए पागलपन जिसके अंदर है, वो पंडित हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग, इतना जानकारी लेना सुनना भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना है, क्या आप भूखे हैं टारगेट जीतने के लिए? क्या सच में इतिहास बदलने के? ये जो एक जज्बात है, ये सब ज्ञान पे भारी पड़ जाता है। ये जो एक पाने का ना, जो विल पावर है अचीव करने का, ये सब पे भारी पड़ जाता है, सभी ज्ञानियों पे भारी पड़ जाता है। तो वो मेन होता है। बाकी ये ज्ञान नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। यही जो मेन चीज है वो प्रेम है, जो ढाई आखर प्रेम का, वो पढ़े सो पंडित हो। वही प्रेम माने एक सच्चाई, एक सत्य को जानना, अपने सक्सेस को पाना, वह पाना जिसके लिए हम जिंदा हैं, वह पाना जिसके लिए हमारा जीवन बेकार है, वो पाने की एक जब जबरदस्त लालसा है, वो सभी पढ़े लिखे पे भारी पड़ जाती है। इसमें बहुत सारे होंगे जानते बहुत कम है, लेकिन उनमें उत्तेजना इतनी भयानक है, इतनी भयानक उत्तेजना है कि बड़े बड़े ज्ञानी को भारी पड़ेंगे। तो वो बात असली कर है। मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से समझा। आज मुझे आप सभी लोग आमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। थैंक यू सर, थैंक यू परशुराम जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस सर। मैं चाहता हूँ परशुराम जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए प्राप्त करके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।